गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पे बात कर रहे थे। हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर स्टेट रिलेशन का स्टार्ट किया था, उसी फाइनेंशियल कंट्रोल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात थी फाइनेंशियल रिलेशन में, हमने स्टेट और रेवेन्यू के बीच का जो एक संबंध है, उस संबंध को समझने की कोशिश की थी। अब हम उस संबंध को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रेवेन्यू और स्टेट के बीच का जो संबंध है, वह किस तरह से स्टेट के इंटरेस्ट को, जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, दो चीज़ें महत्वपूर्ण है समझनी, कि जो यूनियन का फाइनेंशियल कंट्रोल स्टेट पर कैसे आता है, तो पहला सवाल। दूसरा, कैसे स्टेट का इंटरेस्ट संविधान में सेफगार्ड किया गया है। दीज टू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इन दोनों पर सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो फाइनेंशियल कंट्रोल यूनियन और स्टेट के बीच है, या जो फाइनेंशियल रिलेशन है यूनियन और स्टेट के बीच, वह स्टार्ट होता है आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 279। इसमें एक नॉर्मल प्रोसीजर दिया गया है किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच एक नॉर्मल फाइनेंशियल रिलेशनशिप होगा। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में सेंटर मतलब यूनियन स्टेट के रिसोर्सेस पर कंट्रोल करता है। एक है इमरजेंसी। जब आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी देश में लग जाती है, तब आर्टिकल 354 जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लेके, आप लोग मेरे साथ अगर एक्ट खोल के देखते चलेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो जब देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत एक इमरजेंसी लग जाती है, उस इमरजेंसी के समय जो एप्लीकेशन, जो प्रोविजंस होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है, वह आर्टिकल 354 से कंट्रोल होता है। और आर्टिकल 354 जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल प्रोसीजर है, जो ग्रांट इन एड का नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको सस्पेंड कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोविजन 268 से 279 के बीच केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे को लेकर है, वह सस्पेंड हो जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, केंद्र और राज्य के बीच के मध्य जो संबंध है, उस केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है, उस संबंध में किस तरह से केंद्र राज्य के रिसोर्सेस पर कंट्रोल करता है। तो अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279, फ्रॉम आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 279, in this article it has been explained how the resources between union and state is going to be taken care of। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है अनुच्छेद 352 के तहत, जब देश में एक आपातकाल लग जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 354 आर्टिकल 354 अपने एक्शन में आ जाता है। जब आर्टिकल 354 अपने एक्शन में आ जाता है, तो जो आर्टिकल 268 टू 279 के बीच, जो आर्टिकल 268 से 279 में जो यूनियन और स्टेट के मध्य एक राजस्व के बंटवारे का एक प्रोविजन किया गया है, यह प्रोविजन सस्पेंड हो जाता है। जब यह प्रोविजन सस्पेंड हो जाता है, तब ये कैसे होगा, तब इसके लिए प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करता है। तो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 268 से 279 के मध्य जो एक रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, वह आपातकाल की उद्घोषणा के समय अनुच्छेद 354 द्वारा संचालित होगा, और यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यह सस्पेंड हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यह जो डिस्ट्रीब्यूशन सस्पेंड हो रहा है, यह कब तक के लिए होगा? यह डिस्ट्रीब्यूशन सस्पेंड होगा ओनली फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर।
इन विच इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। मान लीजिए इमरजेंसी लगती है इमरजेंसी लगती है जनवरी 2019 को, इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट होती है जुलाई 2019 को। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज है यह मार्च 2020 तक चलेगा। तो अगला एक सवाल क्या हो गया कि इमरजेंसी के दौरान जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस सस्पेंड होता है वह कब तक चलेगा। अगला सवाल, इस तरह का कोई भी जो ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करेगा इसको पार्लियामेंट के सम्मुख रखना अनिवार्य होगा। तो नाउ यू हैव गॉट द 4 क्वेश्चंस इन द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का जिक्र कहां है? तो आर्टिकल 268 से आर्टिकल 279 के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 2, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कोई इमरजेंसी लगती है तब उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या होगा? इसमें अनुच्छेद 354 पिक्चर में आता है और जैसे ही इमरजेंसी लगती है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सस्पेंड हो जाता है, ग्रांट्स एंड एड सस्पेंड हो जाती है और प्रेसिडेंट ऑर्डर देकर उसको जैसा चाहे वैसा बांटता है। क्वेश्चन नंबर 3, यह सस्पेंशन कब तक चलेगा? आंसर, यह सस्पेंशन उसी फाइनेंशियल ईयर में तक अपने इम्पैक्ट को रखेगा, असर रखेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह पास किया गया कोई भी ऑर्डर पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। These are the nutshell of the whole issue. Let's prepare a prelims question for this. केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में क्या क्या सत्य है? संविधान में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में एक सुनिश्चित प्रावधान है। केंद्र राज्य के संबंधों का जो सुनिश्चित प्रावधान है वह किसी भी अवस्था में बदला नहीं जा सकता। केंद्र राज्य के मध्य जो सुनिश्चित प्रावधान है वह आपातकाल के समय नहीं लगेगा। केंद्र राज्य के मध्य जो सुनिश्चित प्रावधान है उसको राष्ट्रपति एक ऑर्डर द्वारा चेंज कर सकता है और उसको पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाउ आंसर दिस, आंसर द क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। नहीं हो पा रहा, इसमें सिर्फ एक गलत है बाकी सब सही है। आंसर दिस फास्ट, अनलेस अंटिल यू आर एबल टू मेक ए क्वेश्चन आपकी किसी पढ़ाई का कोई काम नहीं है। जब तक आप सवाल नहीं बना सकते हो आपके सिविल सेवा की पढ़ाई का कोई तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि आपको अंत में सवाल ही हल करने होंगे। सिचुएशन नंबर 2, जब आर्टिकल 360 लगता है, जब संविधान एक वित्तीय आपात का उपबंध करता है, तो अगर आर्टिकल 360 सब सेक्शन 1 आप देखेंगे तो आपको उस समय की परिस्थिति दिख जाएगी, उस समय क्या क्या हो सकता है। उस समय पहली बात, ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। दूसरा, केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल इंक्लूडिंग जजेस। सी, केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ऑल मनी एंड फाइनेंशियल बिल फॉर द प्रेसिडेंट। अब अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट के पास राज्य के पास यह सुविधा है कि वह प्रेसिडेंट के विचारार्थ कोई बिल रखे या न रखे। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो गई है तो प्रेसिडेंट के विचारार्थ बिल को रखना अनिवार्य होगा। अब फिर सवाल बनाते हैं, वित्तीय आपातकाल लगने के बारे में क्या क्या तथ्य सही है? ए,
केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। बी, अधिकारियों और न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है। सी, सारे धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। ओनली ए इज करेक्ट, ए बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, ऑल इज करेक्ट। यहां पर सारे के सारे करेक्ट हैं। यह हुआ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है कि किन परिस्थितियों में फाइनेंशियल कंट्रोल यूनियन का स्टेट को होता है। हम दूसरी बात करते हैं, किस तरह से संविधान में राज्य के हितों की सुरक्षा करने का प्रावधान हुआ है। किस तरह से राज्य के हित में फाइनेंशियल इश्यूज को सुरक्षा करने का प्रावधान हुआ है। अगर आप आर्टिकल 274 देखेंगे तो आपको उसका साफ सावधान मिल जाएगा कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट पेश नहीं किया जा सकता जिसमें रेट ऑफ टैक्स और ड्यूटी को वेरी किया जाए, जिसमें राज्य का इंटरेस्ट हो। दूसरा, जो मनी के विभाजन के सिद्धांत को प्रभावित करता हो, अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द मनी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, impose any surcharge on any tax or duty for the purpose of the union। इन तीन परिस्थितियों में अगर कोई भी विधेयक पेश करना है उसके लिए आवश्यक है कि हम पहले रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की लें। तो हम प्रेसिडेंट की अनुशंसा, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बगैर इन तीन तरह के बिल को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, संविधान में वह क्या उपबंध है जो राज्य के वित्तीय हितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट, संशोधन जो टैक्स के रेट या ड्यूटी को चेंज करता है और जिसमें राज्य की रुचि है, इंटरेस्ट है। नंबर 2, ऐसा कोई संशोधन जिसमें मनी के बंटवारे के सिद्धांत की कोई बात हो। तीसरा, सरचार्ज टैक्स और ड्यूटी इंपोज करने, जो सरचार्ज टैक्स ड्यूटी जो यूनियन के लिए इंपोज की जाती है, अगर वह इंपोज करने वाला कोई अमेंडमेंट, संशोधन विधेयक है तो बगैर राष्ट्रपति की अनुशंसा के नहीं हो सकता है। अब राइट ए क्वेश्चन फॉर द मेंस का सवाल लिखिए आप। elaborate the financial provisions in the Constitution for the distribution of the money between union and state, and how the union control the financial issues of the state, and what are the safeguards given to the state with respect to the financial matter। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण के बारे में प्रकाश डालिए और संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो केंद्र को फाइनेंशियल कंट्रोल का अधिकार देते हैं और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो राज्य के हितों की सुरक्षा करते हैं। ये इट्स अ परफेक्ट मेंस क्वेश्चन। देखिए, मैं एक बार कहता हूं कि आपका जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है, दोनों एक साथ चलनी चाहिए। दोनों अलग अलग चलने का कोई प्रोविजन इसमें बना हुआ नहीं है। कम ऑन द नेक्स्ट एस्पेक्ट, द बोरोइंग पावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। और इस समय आप देखिए तो केंद्र और राज्य के मध्य थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि राज्य इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इस पैंडेमिक के समय में केंद्र उनका सहयोग नहीं कर रहा है। तो इन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य के में जो बोरोइंग पावर्स है, क्या ऋण लेने की क्षमता, तो सवाल क्या हो गया, केंद्र और राज्य की जो बोरोइंग पावर्स है, ऋण लेने की क्षमता है, वह किस तरह से संविधान में व्याख्यायित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 292 में
संविधान के अनुच्छेद 292 में केंद्र और राज्य के बारे में बोरिंग पावर्स की बात कही गई है। तो अगर हम 292 पढ़ते हैं तो जो यूनियन के पास अनलिमिटेड बोरिंग पावर है इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, स्टेट के पास आउटसाइड इंडिया बोरोइंग पावर नहीं है। तो पहली लिमिटेशन क्या आ गई? स्टेट कैन नॉट बोरो द मनी आउटसाइड इंडिया। केंद्र के पास देश के अंदर और देश के बाहर दोनों बोरोइंग पावर्स है, लेकिन राज्य के पास देश के बाहर मनी बोर ऋण देने की स्टेट की पावर नहीं। इट इज द फर्स्ट लिमिटेशन इम्पोज्ड अपॉन द स्टेट, that state cannot borrow the money outside India. You can say in other words, union only has authority to deal with the international money market. With respect to international money market, the state has no role to play. अब यह हो गया देश के बाहर। हम आते हैं देश के अंदर। पॉइंट नंबर 2, देश के अंदर। विद इन इंडिया स्टेट के पास ये अधिकार है कि वह अपनी स्टेट की सिक्योरिटी पर ऋण प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह ऋण प्राप्त करने की शक्ति भी कई तरह के प्रतिबंधों के अधीन है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू बोरो द मनी इनसाइड इंडिया। पहला, राज्य की विधानसभा कोई लिमिटेशन इम्पोज कर सकती है। Limitation may be imposed by the legislature. Point number 2, if union guaranteed an outstanding loan of a state, no fresh loan without the consent of the union. अगर यूनियन ने, केंद्र ने किसी आउटस्टैंडिंग राज्य के किसी लोन पर गारंटी दी है तो कोई भी फ्रेश लोन राज्य नहीं ले सकता है बगैर यूनियन से सहमति प्राप्त किए बगैर। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफर लोन टू स्टेट अंडर लॉ सो लॉन्ग एज लोन और पार्ट आउटस्टैंडिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर कर सकता है लोन टू स्टेट अंडर लॉ, लेकिन जब तक उसका लोन या पार्ट आउटस्टैंडिंग है, कोई फ्रेश लोन यूनियन के कंसेंट के बगैर नहीं ले सकता है। यू ट्राई टू सी द पॉइंट वाइज, यू सी एवरी पॉइंट। एक भी पॉइंट अगर आपसे मिस होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो जो सवाल कैसे बन रहा है कि राज्य के पास ऋण लेने के लिए किस किस तरह की बाध्यता है, किस किस तरह की समस्या है। तो पहली बात क्या कही मैंने कि राज्य देश के बाहर लोन नहीं ले सकता है। तो इसका एक कंक्लूजन क्या आया? देश के बाहर लोन लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। इसका एक इंटरप्रिटेशन और क्या हुआ? इंटरनेशनल मनी मार्केट में डील करने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो देश के अंदर राज्य के पास ऋण लेने की सुविधा है, उस सुविधा में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशंस में बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य की विधानसभा द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 2, इफ यूनियन गारंटीड एन आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्टेट। अगर यूनियन ने किसी स्टेट के आउटस्टैंडिंग लोन को कोई प्रतिभूति दी है तो बगैर केंद्र के सहमति के आप कोई नया लोन नहीं ले सकते हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लोन ऑफर किया है अगर स्टेट को किसी लॉ के अधीन, अगर उसका लोन या उसका पार्ट आउटस्टैंडिंग है तो कोई फ्रेश लोन यूनियन के कंसेंट के बगैर नहीं लिया जा सकता। चौथा, गवर्नमेंट में इम्पोज द टर्म्स। चौथा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इटसेल्फ ऑफर लोन टू स्टेट अंडर ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उस लॉ के तहत कोई लोन बनाया जा सकता है। अब इसको हम सवाल बनाते हैं, प्रीलिम्स का सवाल बनाते हैं।
राज्य के द्वारा लोन लेने पर, राज्य के द्वारा ऋण लेने पर क्या क्या प्रतिबंध केंद्र लगा सकता है? ए, इसको और हम थोड़ा टफ करते हैं। राज्य के द्वारा ऋण लेने पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ए, राज्य की विधानसभा कोई प्रतिबंध लगा सकती है। बी, अगर यूनियन ने किसी लोन को गारंटी किया है, वह लोन आउटस्टैंडिंग है, तो बगैर यूनियन के सहमति के फ्रेश लोन नहीं लिया जा सकता। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई लोन ऑफर अगर स्टेट को करती है और जब तक वह लोन या उसका भाग बचा हुआ है, कोई फ्रेश लोन नहीं दिया जा सकता है। ओनली ए इज करेक्ट, ए बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट। आंसर इट फास्ट, आंसर इट। जितना आप फास्ट आंसर करेंगे उतना हमारी स्पीड बढ़ेगी। Nobody is able to answer. Now, your financial matter over, your center-state relation has been finished. Now, let's move a very interesting concept, the parliament. कि पार्लियामेंट क्या है? देखिए, अगर हम इंग्लैंड और भारत की संसद की तुलना करें तो इंग्लैंड और भारत की संसद में एक फर्क है। इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। तो पहला फर्क क्या रहा है? इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इंग्लैंड की संसद कुछ भी कर सकती है। दूसरा, जो इंग्लैंड का संविधान का विधेयक है और साधारण विधेयक है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो संविधान संशोधन विधेयक है और साधारण विधेयक, दोनों में कोई भेद नहीं है। भारत में दोनों में भेद है और दोनों के पास करने की प्रक्रिया में भी फर्क है। इंग्लैंड में संसद का हर कानून संविधान का अंग बन जाता है, लेकिन भारत में कानून बनाने का अधिकार संविधान देता है। इंग्लैंड में संसद कोई भी कानून बना दे, वह संविधान का अंग बन जाता है, लेकिन भारत में केवल वह कानून बनते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संविधान देता है। संविधान का स्वरूप जो होता है इंग्लैंड में, संसद के बनाए कानून पर निर्भर करता है, और भारत में कानून बनाने का जो क्षेत्र है वह संविधान द्वारा निर्धारित होता है। तो एक बड़ा बेहतरीन सवाल क्या बना? इंग्लैंड की संसद और भारत की संसद की कार्यप्रणाली में किस तरह का फर्क है? अब जो भारत की संसद है उसको आर्टिकल 79 में व्याख्यायित किया गया है। तो जो भारत की संसद है वह किसको किसको लेकर बनती है? तो भारत की संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक सवाल क्या हो गया? भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? क लोकसभा, ख राज्यसभा, ग राष्ट्रपति। सिर्फ क, सिर्फ ख, सिर्फ क ख, ग ख ग। क्लियर हुआ? तो जब अगर सवाल आता है कि भारत की संसद से आपका क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर क्या होगा? भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनती है। भारत की जो संसद है उसमें कार्यपालिका और विधायिका का सम्मिश्रण है, जो कि संसदीय प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग बनते हैं, जो कि संसदीय प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग बनते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति उस राज्य का सदस्य हो, उस राज्य का हो जहां से वह राज्यसभा की सदस्यता को प्राप्त कर रहा है। तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में कहा गया है। जो आपका आर्टिकल 80 है वह बात करता है राज्यसभा के बारे में। तो जो राज्यसभा की संरचना कैसे बनती है? राज्यसभा की संरचना में कुल 250 आदमी हैं।
जिसमें 238 चुने जाते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। यह मनोनीत होने वाले सदस्य किन किन विधाओं से आते हैं? आप विधाएं याद करिए, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। ये भी सवाल आ चुका है कि जो भारत की राज्यसभा में जिन लोगों को मनोनीत किया जाता है वह किन किन क्षेत्रों से आते हैं। तो क्षेत्र क्या हो गया? साहित्य लिटरेचर, कला आर्ट, विज्ञान साइंस और समाज सेवा सोशल सर्विस। इनका भारत के राज्यसभा के लोगों का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है और एकल संक्रमणी मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इन दो चीज़ों से भारत के राज्यसभा के लोगों का चुनाव होता है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। इसके 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर में रिटायर होते हैं। इसके 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर में रिटायर होते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तीसरा सवाल क्या हो गया? राज्यसभा के चुनाव में जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए कि राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया में विधान परिषद के सदस्यों का कोई योगदान नहीं है। आप अपने संविधान में सबसेक्शन 80 सबसेक्शन 4 खोलिए और आप इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पर अंडरलाइन करिए, इलेक्टेड को भी गोला मारिए। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा, यही सब सवाल फिल्म से आते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों का कोई योगदान नहीं है और विधान परिषद का कोई योगदान नहीं है। तो राज्यसभा के चुनाव में विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर का सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। तो 4 चीज लिखिए। देखिए इसमें सवाल बनाता हूं। राज्यसभा के चुनाव के बारे में क्या क्या सत्य है? ए, इसमें चुनाव में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से यूज होता है। बी, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सी, इसमें विधान परिषद के सदस्यों का कोई योगदान नहीं है। डी, इसमें मनोनीत सदस्यों का कोई योगदान नहीं है। बताइए क्या सही है? आंसर भी करिए, ये मोनोलॉग से नहीं फायदा होगा। तो मैक्सिमम 238 लोग होते हैं। 4th शेड्यूल में वो जिक्र हुआ है कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। और इसका जो राज्यसभा का कंपोजिशन है वह सीनेट के यूएस की तरह है, जैसे सीनेट का यूएस है। तो आप अगर इनको पूरा पढ़ें तो आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आंसर मिल रहे हैं कि कैसे राज्यसभा के मामले में सवाल बन सकते हैं। अब राज्यसभा का फंक्शन क्या है? राज्यसभा का फंक्शन है वह एक पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? एक हारमोनियस ब्लेंडिंग करता है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन? द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट, हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। Second, it is providing the cabinet. Third, it is controlling the cabinet. Fourth, it is criticizing the cabinet as well as the individual members. 4, अगर ये मेंस में सवाल आता है कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है तो आपको यह लिखना पड़ेगा। चौथा, इट इज़ ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। यह इंफॉर्मेशन सिक्योर करता है 2 तरह से, एक डिबेट से और एक अथॉरिटी से। जो डिबेट होती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अथॉरिटी है। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वह
इंफॉर्मेशन सरकार से प्राप्त करें। तो सवाल क्या बना, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। 1, आप इसको लिख लें, हार्मोनियस ब्लेंडिंग बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, प्रोवाइडिंग कैबिनेट टू द कंट्री, कंट्रोलिंग द कैबिनेट, you can read article 75 subsection 3, criticism of the cabinet and as well as the individual members, you again read the article 75 subsection 3। तो जो फॉर्मुलेशन और पॉलिसी कैबिनेट पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, पार्लियामेंट में डिबेट होता है और नेशन एक अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जानता है उस डिबेट से। तो एक सवाल और क्या हो गया, डिबेट से फायदा क्या होता है। एंड नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योर करती है बाय अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट लेजिस्लेशन करती है, आर्टिकल 107 टू 108 और आर्टिकल 245 हम दोनों कर चुके हैं, तो ये एक लेजिस्लेशन करती है। नेक्स्ट एक फाइनेंशियल कंट्रोल करती है, आर्टिकल 109 आप पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल कंट्रोल करती है और लोअर हाउस वाइटल पावर रखता है फाइनेंशियल कंट्रोल पे। यू नीड टू राइट ऑल दीज 6 पॉइंट्स फॉर द मेंस इफ इट्स कमिंग द मेंस। सवाल क्या हो गया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। 150 शब्द का सवाल आएगा, ये 150 शब्द के सवाल में आपको ये 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जो मॉडल आंसर होगा इसमें सारे 6 पॉइंट होंगे, अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। Come on the prelims question. Let me make a question on the prelims. पार्लियामेंट क्या क्या कार्य करती है। ए, यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सामंजस्य की स्थापना करती है। बी, यह कैबिनेट को कंट्रोल करती है। सी, यह इंफॉर्मेशन को सिक्योर करती है। डी, यह विधायिका के रूप में कार्य करती है। इसमें चारों सही है, लेकिन क्या करेंगे, ओनली ए बी सी। अगर आपने इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है तो सवाल गलत ही होगा। इलाहाबाद के लोगों का सवाल गलत क्यों होता है और प्री पास क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि उनके पास ये डिटेल्ड एनालिसिस की पावर नहीं होती है। अगला सवाल, हमने पार्लियामेंट को स्टार्ट करते समय कहा था कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है। पार्लियामेंट किससे बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है लेकिन वह पार्लियामेंट में नहीं बैठता एक्सेप्ट जब वह ओपनिंग एड्रेस करता है आर्टिकल 87 के तहत। 2 बार राष्ट्रपति पार्लियामेंट में आता है एड्रेस में, एक जब लोकसभा के चुनाव के हो जाने के बाद पहली बार संसद मिलती है, दूसरा प्रतिवर्ष का जो पहला सत्र होता है, जो बजट सत्र होता है, उसको एड्रेस करता है। दीज आर द 2 occasions when राष्ट्रपति appeared in the parliament central hall to address all the members of the parliament. Second, आर्टिकल 111 में वह अपने एसेंट देता है। थर्ड, उसके पास आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। फोर्थ, राष्ट्रपति के पास ये सुविधा है चाहे वह बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करे या आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करे। नेक्स्ट, वह अपना संदेश पार्लियामेंट को भेज सकता है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का भाग है, यह किन किन बातों से सत्यापित होता है। देखिए सवाल मेंस का बनाते समय कुछ ऐसा करते हैं कि आपके दिमाग को अप्लाई करना पड़ेगा। भारत की संसद, एक तो इस तरह पूछ सकते हैं, भारत की संसद में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। सिंपल सवाल कर दिया हमने, भारत की संसद में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। अब ये आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा सवाल अगर आपने इस तरह से नहीं पढ़ा है। In the examination hall, you will not able to recall unless until you address this issue with this clarity.
कि भारत के संसद में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन पार्लियामेंट? नंबर 1, he is the part of the parliament as per the constitution. Number 2, he does not sit in the parliament but delivers his opening address. The two occasions: one, when after the formation of the Lok Sabha, first time Lok Sabha is going to meet. Second, every year the budget session is being inaugurated with the address of the president. Third, जो भी कानून बनता है उसमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है, उसकी सहमति के बगैर कानून नहीं बन सकता है, अनुच्छेद 111। चौथा, उसके पास अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। चौथा, राष्ट्रपति जब भी चाहे वह दोनों सदनों को या एक सदन को एड्रेस कर सकता है। पांचवा, राष्ट्रपति अपने संदेश को सदन के पास भेज सकता है। अगर आपके कंट्रोल में इतने फैक्ट नहीं है, सवाल चाहे प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, गलत हो जाएगा। यू नीड टू कंट्रोल दीज ऑल फैक्ट्स। मिसिंग ए सिंगल फैक्ट विल लीड टू ए पोजीशन वेयर योर क्वेश्चन विल गो रॉन्ग। अगर एक भी आपने चीज गलत कर दी, आपका सवाल गलत हो जाएगा। नाउ कम ऑन द लोकसभा। लोकसभा में 530 सदस्य आते हैं। अगर आप अनुच्छेद 81A पढ़ें तो 530 मेंबर्स चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम ए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट। 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 एंग्लो इंडियन से। तो 81 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A, 81 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B, 331 एंग्लो इंडियन जो चूज होते हैं 2, और एडल्ट सफरेज से काम होता है आर्टिकल 326। तो लोकसभा का कंपोजिशन किस तरह से होता है? तो लोकसभा के कंपोजिशन में अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन आते हैं जो अनुच्छेद 331 में है, और इनका चुनाव एडल्ट सफरेज से होता है जो आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है एक्सेप्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो आर्टिकल 330, 341, 342 आप देखेंगे तो सिर्फ एक रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो यूनियन टेरिटरी से लोग लाए जाते हैं उसके लिए जो पार्लियामेंट लॉ प्रेस्क्राइब करती है, जो कानून बनाती है, नियम बनाती है, उसके तहत लाए जाते हैं। तो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट है वह 81 सबसेक्शन 2 में है। टेन्योर कितना है? 5 साल का है, और अगर इनका टेन्योर एक बार बढ़ सकता है जो इमरजेंसी की टाइम है, जिसका जिक्र है प्रोविजो टू सेक्शन 83 में है। कोई प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं दिया गया है। जो राज्यसभा का जो इलेक्शन का प्रोविजन है और जो लोकसभा का इलेक्शन का प्रोविजन है, दोनों में फर्क किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल अब लोकसभा राज्यसभा फर्क क्या हो रहा है? सदस्य संख्या, कार्यकाल, चुनाव का ढंग। 3 मेजर चीज आप समझने की कोशिश करिए कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। नंबर 1, लोकसभा स्थायी संस्था नहीं है, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सत्र का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कुछ भी नहीं होता है, वो हमेशा होती है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के 81 की जिसमें 545 है। राज्यसभा के कार्यकाल के बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है, चूंकि वह एक स्थायी संस्था है
आपातकाल के समय में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो प्रोविजो टू सेक्शन 83(1) में है। वह क्या बोलता है कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जाए। इसमें 3 पॉइंट हैं कार्यकाल बढ़ाने में। पहला पॉइंट, 1 साल में एक बार में 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जाता है विरासत। पॉइंट नंबर 2, जिस दिन इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट होगी उसके बाद से 6 महीने ही कार्यकाल रहेगा, भले ही 1 साल का कार्यकाल बचा हो। पॉइंट नंबर 3, 1-1 साल करके चाहे सारी जिंदगी, सारे 50 साल आप कार्यकाल बढ़ा सकते हो, क्योंकि संविधान में इस बात का लिमिटेशन कहीं नहीं है कि कितनी बार आप कार्यकाल बढ़ा सकते हो। आप फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इन तीनों चीजों को कंट्रोल नहीं किया, सवाल फिर गलत होगा। आई कीप रिपीटिंग दिस क्वेश्चन टू माई मार्गदर्शन, दिस इशू विद माई मार्गदर्शन एस्पायरेंट्स ऑल्सो, कि अगर आपने इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो सवाल गलत होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द लिमिटेड इशू ऑफ द फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, लोकसभा एक अस्थायी संस्था है, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है। पॉइंट नंबर 2, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर आधारित है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट एडल्ट सफरेज होता है, जो आर्टिकल 326 में जिक्र किया गया है। पॉइंट नंबर 4, इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसमें 3 पॉइंट आप लिखे, तीनों रटिए आप। पॉइंट नंबर 1, एक बार में 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, इमरजेंसी अगर सीज टू ऑपरेट हो गई तो भले ही कार्यकाल ज्यादा बचा है, लेकिन वह 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। आप एग्जाम्पल से समझिए, 1 जनवरी 2019 को इमरजेंसी लगी, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो 1 जनवरी 2020 हुआ। फरवरी 2019 में इमरजेंसी हट गई तो सिर्फ 6 महीना मिलेगा, 1 साल नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, इस 1-1 साल को करके चाहे जितने समय तक लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यह हो गया लोकसभा और राज्यसभा के कंपोजिशन का कंपैरिजन। अगला सवाल, राज्यसभा के लिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चूज किया गया, लोकसभा के लिए क्यों नहीं चूज किया गया? लिखिए, नंबर 1, लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी एंड एजुकेशन, देश की जो शैक्षिक हालात और जो देश की साक्षरता थी, उसको देखते हुए जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है वह आम आदमी के समझ में नहीं आ सकता। नंबर 2, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन एक फ्रेगमेंटेशन का जन्म दे देगा लेजिस्लेचर को, और स्मॉलर ग्रुप का सृजन हो जाएगा। नंबर 3, यह स्टेबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को कमजोर करता है, और स्टेबल गवर्नमेंट जो है वह इसमें काम नहीं कर पाएगी। लोकसभा राज्यसभा संसद के संदर्भ में प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या है? मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि चाहे जो भी एग्जाम हो, इसके बाहर सवाल बनना आसान नहीं होगा। जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा उसके बाहर सवाल बनना आसान नहीं होगा, बिकॉज वी डू ए लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर पुटिंग एनी लेक्चर बिफोर द एस्पायरेंट्स। तो अगर आपने इसको बहुत कंट्रोल किया ठीक से,
तो बहुत संभावना है आपको सवाल मिलेंगे। अब प्रेसिडेंट के पावर क्या क्या हैं? प्रेसिडेंट समन करता है, किसका? संसद का। अगर आप आर्टिकल 85 पढ़ें तो जो सेशन है, सेशन पार्लियामेंट का जो सेशन है, प्रोरोगेशन है, डिसोल्यूशन, 3 कॉन्सेप्ट हैं। सेशन, इसको हिंदी में सत्र बोलते हैं, प्रोरोगेशन जिसको सत्रावसान बोलते हैं, डिसोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं विघटन। प्रेसिडेंट यह तीनों काम करता है। तो सवाल क्या हो गया? संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन यह कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो कौन करता है? प्रेसिडेंट शैल इन्फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स टू ईच हाउस पार्लियामेंट। यह काम प्रेसिडेंट करता है। दूसरा, सदन के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होता है। सदन के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं होता। ये सब सवाल पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। आ चुके हैं। जो प्रोरोग होता है, सत्रावसान, ओनली वंस इन ईयर एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। अब हम समझते हैं फर्क समन, प्रोरोग और डिसोल्यूशन। सत्र, सत्रावसान और डिसोल्यूशन, विघटन में क्या फर्क है? समन क्या होता है? यह कन्वोकेशन होता है। प्रेसिडेंट समन करता है एवरी 6 मंथ में कि अब सत्र लगाया जाना चाहिए। प्रोरोग क्या होता है? कहते हैं यह एंडिंग है, यह एक एक्ट है, टर्मिनेशन ऑफ सेशन बाय प्रेसिडेंट। जो सत्रावसान है, प्रोरोगेशन है, इट इज एन एक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन बाय प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन, टर्मिनेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट। जस्ट रिमेंबर वेरी केयरफुली द 3 टर्म्स। सेशन क्या है? वह प्रेसिडेंट समन करता है सत्र को हर 6 महीने में। प्रोरोग क्या है? टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन। इसको आप लिखिए टर्मिनेशन एंड सेशन। एक सेशन का जो टर्मिनेशन है वह सत्रावसान है। डिसोल्यूशन, टर्मिनेशन हाउस का टर्मिनेशन जो है वह क्या है? विघटन है। सेशन किसको कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। जब पहली जो हाउस की, जो पार्लियामेंट की पहली मीटिंग होती है, उस मीटिंग से लेकर जो सत्रावसान और विघटन का बीच का समय होता है उसको हम बोलते हैं सेशन या सत्र। जहां समझ में आवे आप बोलो, आई कैन रिपीट इट बिकॉज दीज आर ए बिग टेक्निकल कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक और कॉन्सेप्ट है रिसेस। रिसेस क्या होता है? RECESS, पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली। मान लीजिए बजट सत्र खत्म हुआ और बजट सत्र के बाद जो अपना ये वर्षाकालीन सत्र आता है वो आता है, तो इन दोनों के बीच के समय को हम रिसेस कहते हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट क्या हो गया? सेशन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन एंड रिसेस। किसको क्लियर नहीं हुआ है? सारे लोगों को क्लियर नहीं हो सकता है ये। मैं भी आपके उम्र में एस्पायरेंट रहा हूं। ये चारों चीज क्लियर करने में बहुत समय लगता है। तो 4 चीज क्या हो गई? सेशन मतलब सत्र, प्रोरोगेशन मतलब सत्रावसान, डिसोल्यूशन मतलब विघटन एंड रिसेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सत्र क्या होता है? जब प्रेसिडेंट समन करता है सदन के सत्र को 6 महीने के बाद।
तो सेशन क्या हो गया? ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, इट इज द सेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? जब टर्मिनेशन होता है सेशन का बाय पार्लियामेंट, सॉरी बाय प्रेसिडेंट। तीसरा क्या? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब टर्मिनेशन ऑफ हाउस होता है, सत्रावसान, मतलब प्रेरोगेशन टर्मिनेशन ऑफ सेशन है, डिसोल्यूशन टर्मिनेशन ऑफ हाउस है, रिसेस पीरियड बिटवीन प्रेरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली, कि एक बार जब पार्लियामेंट को आपने सत्रावसान कर दिया, उसके बाद जो अगली बार सत्र शुरू होता है उसके बीच के समय को रिसेस कहते हैं। तो समन, प्रेरोगेशन, डिसोल्यूशन तीनों किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का अधिकार है। चौथा कॉन्सेप्ट है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है? जो नंबर ऑफ डेली सिटिंग्स होती है जो सेपरेट की जाती हैं उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। ये आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है। तो जो डेली सिटिंग्स के बीच का फर्क होता है, हाँ एक तकलीफ बताऊँ, जो डेली सिटिंग के बीच का फर्क होता है उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। मान लीजिए कि स्टार्ट हुआ आपका सत्र सुबह 10 बजे, 12 बजे एडजर्न हो गया, तो 12 से 2 के बीच का जो समय है वो एडजर्नमेंट हो गया। तो एडजर्नमेंट कौन करता है? एडजर्नमेंट करता है आपका स्पीकर। अब आते हैं रिसेस पे। आपका बजट सत्र खत्म हुआ। बजट सत्र, साल में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। हाँ ऋषभ करता हूं। हाँ देखो, आपके पास 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र का अंतिम दिन और वर्षाकालीन सत्र का पहला दिन, उसके बीच का समय क्या हो गया? रिसेस। वर्षाकालीन सत्र का अंतिम दिन, शीतकालीन सत्र का पहला दिन, ये क्या हो गया? रिसेस। शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, बजट सत्र का पहला दिन, ये क्या हो गया? रिसेस। तो 3 रिसेस हो गई। ये क्लियर हुआ? एकता, ऋषभ पांडे, क्लियर हो नहीं हुआ? अगेन रिपीटिंग, आपके 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र का समापन और वर्षाकालीन सत्र का आरंभ, इसके बीच का समय रिसेस। वर्षाकालीन सत्र का समापन, शीतकालीन सत्र का आरंभ, इसके बीच का समय रिसेस। शीतकालीन सत्र का समापन, बजट सत्र का आरंभ, ये क्या है? रिसेस। हुआ क्लियर? एकता, ऋषभ पांडे, हुआ क्लियर नहीं हुआ? तो 4 कॉन्सेप्ट हो गए, 5 हो गए, समन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, रिसेस, एडजर्नमेंट। तो जो समन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन है या राष्ट्रपति करता है, एडजर्नमेंट करता है लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का स्पीकर। अब इसको हम सवाल बनाते हैं, राष्ट्रपति क्या कृत्य नहीं करता है? ए, वह समन नहीं करता सत्र का, बी, वह प्रोरोगेशन नहीं करता सत्र का, सी, वह डिसोल्यूशन नहीं करता सत्र का, डी, वह एडजर्नमेंट नहीं करता सत्र का। या इसको चेंज करो, सवाल चेंज बनाओ कि राष्ट्रपति क्या करता है? वह सत्र का समन करता है, वह सत्र आरंभ करता है, वह सत्रावसान करता है, और वह सत्र का विघटन करता है, और वह एडजर्नमेंट करता है। एडजर्नमेंट राष्ट्रपति नहीं करता है। एडजर्नमेंट कौन करता है? एडजर्नमेंट स्पीकर या राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। अब एडजर्नमेंट में क्या होता है? जो डेली सिटिंग जो सेपरेट की जाती है, एक सिटिंग और दूसरी सिटिंग के बीच का जो एक गैप होता है,
उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट। वह गैप घंटों का हो सकता है, दिनों का हो सकता है और वीक्स का हो सकता है। अगला कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिसोल्यूशन है उसके दो तरह के प्रोविजन हैं। 5 साल का समय दिया गया है। इस 5 साल के समय को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? इमरजेंसी के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन दोनों करता है प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस बाय द काउंसिल, और एडजर्नमेंट करता है चेयरमैन और स्पीकर। एडजर्नमेंट करता है स्पीकर और चेयरमैन। जब डिसोल्यूशन हो जाएगा फ्रेश इलेक्शन होगा। जब डिसोल्यूशन होगा तो फ्रेश इलेक्शन होगा। जब प्रोरोगेशन होगा सेशन का टर्मिनेशन होगा। जब एडजर्नमेंट होगा जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वो फर्दर पोस्टपोन होगा। क्लियर हुआ? जब एडजर्नमेंट, जब डिसोल्यूशन होगा लोकसभा का तो फ्रेश इलेक्शन होगा। जब प्रोरोगेशन होगा, सत्रावसान होगा, तो टर्मिनेशन होगा सेशन का, सत्र का टर्मिनेशन होगा। अब हम अगली बार मिलेंगे और रिसेस स्टार्ट हो जाता है वहां पे। और एडजर्नमेंट क्या होता है? वो पोस्टपोन करता है फॉर फर्दर ट्रांजैक्शन। एक बड़ी हम इंटरेस्टिंग बात पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा के विघटन के परिणाम क्या क्या होते हैं। यह सवाल मैं हमेशा पढ़ाता हूं लोगों को, यह सवाल बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसको आप लोग बहुत ही संजीदगी से लिखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगला 7, 8, 10 मिनट इस पे हम लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये जनरली क्लियर नहीं होता है क्योंकि इसमें 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट जल्दी क्लियर नहीं होते हैं। हम बात शुरू कहां से कर रहे हैं? लोकसभा विघटित हो गई। लोकसभा के विघटित होने के समय जो कार्रवाई लोकसभा या राज्यसभा में पेंडिंग है उस कार्रवाई का क्या परिणाम होगा? पॉइंट नंबर 1, लोकसभा जिस समय विघटित होती है उस समय लोकसभा में जो भी मामला पेंडिंग है, चाहे राज्यसभा ने उसको पास ही क्यों न कर दिया है, वह लैप्स हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं व्यपगत हो जाएगा। इट इज द फर्स्ट कंडीशन। जो भी कंडीशन समझ में आए यू स्टॉप मी। सेकंड कंडीशन, लोकसभा से कोई भी बिल, विधेयक, मामला पास हुआ है, वह राज्यसभा में पेंडिंग है, लंबित है, वह लैप्स हो जाएगा। हिंदी में क्या होते हैं? व्यपगत हो जाएगा। तीसरा, राज्यसभा में पेश है और पेंडिंग है लेकिन पास नहीं हुआ है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, यह लैप्स नहीं होगा। इट विल नॉट लैप्स, यह व्यपगत नहीं होगा। कंडीशन 4, दोनों सदन, एक विधेयक सदन में गया, दोनों सदनों ने विधेयक दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया कि जो लोकसभा ने कहा उसको राज्यसभा नहीं माना, या जो राज्यसभा ने कहा उसको लोकसभा ने नहीं माना। जो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने संयुक्त सदन की अधिसूचना जारी कर दी है। अंडरलाइन करो, संयुक्त सदन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह लैप्स नहीं होगा, यह व्यपगत नहीं होगा। नेक्स्ट, दोनों सदन ने किसी विधेयक को पास कर दिया है, वह विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया है, यह लैप्स नहीं करेगा, यह व्यपगत नहीं होगा।
राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया, यह लैप्स नहीं करेगा। नई लोकसभा इस पर कार्रवाई करेगी। लोकसभा में जितने पेंडिंग मामले हैं, प्रस्ताव हों, संकल्प हों, संशोधन हो, अनुदानों की अनुपूरक मांगे हों, ये सब का सब लैप्स कर जाएगा। जितनी भी सदन के सम्मुख जो याचिकाएं पेश की गई हैं, पिटीशंस, वह लैप्स कर जाएंगी। लोकसभा के द्वारा पास किया गया जो संवैधानिक नियमों का अनुमोदन है, जो राज्यसभा के पास भेजा गया है या राज्यसभा से पास लोकसभा के पास भेजा गया है, यह लैप्स कर जाएगा। जितने पेंडिंग एश्योरेंसेस हैं, आश्वासन है, यह लैप्स नहीं करेंगे। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति विचार करेगी। किसको क्लियर नहीं हुआ? बिकॉज इट इज नॉट इजी टू क्लियर इन वन गो। मेरे को भी समझने में समय लगा है। आई कैन अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द एस्पायरेंट्स। मैं भी कोई महामानव नहीं हूं, मैं भी पढ़ता हूं, पढ़ के तो समझ आता मुझको। जिसको भी समझ में नहीं आया है, जो रिपीट करना चाहता है, यू राइट ऑन द चैट। यह सवाल इतनी बार आता है एग्जामिनेशन में, कोई हद नहीं है। यह एग्जामिनेशन का बहुत ही लीडिंग क्वेश्चन है, ये जो जनरली लोगों को से हैंडल नहीं होता है। एवरीवन हैज गॉट इट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ऋषभ पांडे, धीरेन्द्र शुक्ला, एनीवन एल्स? चलो ठीक है, अगर आ रहा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वेरी वेरी। इंग्लैंड में और भारत में एक फर्क है। इंग्लैंड में जैसे भारत में जो सत्रावसान होता है, भारत का सत्रावसान जो पेंडिंग बिजनेस है उसको समाप्त नहीं करता है। इंग्लैंड का जो सत्रावसान है, प्रोरोगेशन है, वह पेंडिंग बिजनेस को समाप्त कर देता है, वाइप आउट कर देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। आपके सिलेबस में एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए कई बार मैं आपको कंपैरिजन भी करता रहता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो प्रोरोगेशन है, सत्रावसान है, वह इंग्लैंड में सत्रावसान सारे पेंडिंग बिजनेस को वाइप आउट कर देता है, समाप्त कर देता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ ए लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वालिफिकेशन क्या है? राज्यसभा और लोकसभा में थोड़ा सा फर्क है। सिटीजन होना चाहिए, राज्यसभा के लिए एज 30 साल होनी चाहिए, लोकसभा के लिए एज 25 साल होनी चाहिए। और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वह किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर न किया हो, किसी फॉरेन पावर से, ऋषभ पांडे क्या करते, रिपीट, किसी फॉरेन पावर से एलिजेंस नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट के बनाई गई किसी लॉ के द्वारा वह डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। ऋषभ पांडे, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट? तो एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बन गया, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं आवश्यक हैं? एक तो सिटीजन, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सिटीजन हो और उम्र होनी चाहिए 25 साल लोकसभा की, 30 साल राज्यसभा की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन लोग लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखने वाले लोग नहीं बन सकते हैं, जिसका अनसाउंड माइंड है वो नहीं बन सकता है, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो नहीं बन सकता है, जिसने फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है वो नहीं बन सकता है, जिसका फॉरेन पावर के साथ एलिजेंस है वो नहीं बन सकता है, और जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वह नहीं बन सकता है।
इस मुद्दे पर, डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेकर वह करता है। यह आपके आर्टिकल 103 में लिखा है। अगर कोई आदमी यह जानते हुए भी कि वह डिस्क्वालिफाइड है और लोकसभा राज्यसभा की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो उस पर 500 रुपया प्रतिदिन का फाइन लगता है जब वो पाठ करता है। मेरी कहानी मेरी जुबानी, बताइए रिपीट क्या करें? ये भी लिखो ना कि मैं रिपीट क्या करूं। ऋषभ पांडे बोल रहे हैं रिपीट करो, आप भी बोल रहे हो रिपीट करो। हम रिपीट क्या करें आप बताओ ना मेरे को। वैकेशन ऑफ सीट्स कब कब होती है? अगर आपके पास ड्यूअल मेंबरशिप है, मतलब आपके पास विधानसभा की मेंबरशिप भी है, लोकसभा की भी है। अगर आप डिस्क्वालीफाई करिए एज आर्टिकल 102 मैंने अभी अभी बताया है। तीसरा, अगर आपने इस्तीफा दे दिया है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर बगैर परमिशन लिए 60 दिन आप सदन से अनुपस्थित रहे तो आपकी सीट वैकेट हो जाएगी। यहां तक जो समझ में नहीं आया है उसको फिर से कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ताकि मामला क्लियर हो जाए, तब आगे बढ़ते हैं। कोई फायदा नहीं कि अगर हम क्लियर न कर पाए आगे बढ़ जाए। तो लेट्स स्टॉप हियर फॉर ए मोमेंट एंड यू राइट योरसेल्फ कि क्या आप मुझसे रिपीट कराना चाह रहे हो। जो भी रिपीट कराना चाह रहे हो यू जस्ट टेल मी। जो भी आप रिपीटिशन चाह रहे हो यू जस्ट टेल मी कि आपको क्या चाहिए, क्या ऐसी चीज है जो रिपीट होनी चाहिए। टेल फास्ट। क्या रिपीट होना चाहिए? बोले बोले क्या क्या रिपीट क्या करें? चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग फिर रिपीट करना चाह रहे हैं कि जो विघटन के परिणाम क्या होते हैं। लेट्स अगेन सी द विघटन के परिणाम क्या होते हैं। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। जब लोकसभा का विघटन हो गया, उस विघटन के पश्चात जो पेंडिंग मामले, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई मामला लोकसभा में लंबित है, चाहे राज्यसभा ने पास कर दिया हो, वह लैप्स कर जाएगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, वह भी लैप्स कर जाएगा। राज्यसभा में पेश किया गया है और लंबित है, पास नहीं हुआ है, लोकसभा ने पास नहीं किया है, वह लैप्स नहीं करेगा। दोनों सदन असहमत हैं, संयुक्त सदन की सूचना जारी हो चुकी है, लैप्स नहीं करेगा। दोनों सदन ने पास कर दिया है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, लैप्स नहीं करेगा। राष्ट्रपति के पास मामला गया, पुनर्विचार के लिए भेजा गया, लैप्स नहीं करेगा। लोकसभा में लंबित जो प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान है, लैप्स कर जाएंगे। पेश की गई याचिकाएं लैप्स की जाएंगी। लोकसभा के द्वारा पास किया गया कोई संवैधानिक नियम हो, राज्यसभा में पंडित हो या वाइस वर्सा हो, लैप्स कर जाएगा। लंबित आश्वासन लैप्स नहीं करेंगे। क्या आपराधिक मामलों का होना निलंबन हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपराधिक मामलों में निर्णय आना चाहिए कोर्ट का। अगर आपराधिक मामलों में कोर्ट का निर्णय आ गया है तो निश्चित रूप से हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि स्पीकर के पास क्या अधिकार है, स्पीकर कैसे चुना जाता है। जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 93 है, वह इस बात को कहता है कैसे स्पीकर का चुनाव होगा। तो स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से चुने जाते हैं। इनका कैसे टर्मिनेशन होता है? दो चीज हो गई, एक चुनाव सिंपल है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव
लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से होता है। अभी कब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है? पहला, अगर वह अपना इस्तीफा दे दे। इस्तीफा किसको एड्रेस करेगा? इस्तीफा वह डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करेगा। दूसरा, अगर वह अपनी सदस्यता खो देता है, अगर वह लोकसभा की मेंबरशिप को खो देता है। तीसरा, वह रिमूव कर दिया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, जो आर्टिकल 94 में है। उसके लिए 14 दिन की नोटिस देना अनिवार्य है। क्या लोकसभा का अध्यक्ष वोट दे सकता है? क्या उसका राइट टू वोट है? आर्टिकल 96 में इसका जिक्र किया गया है कि वह सामान्यतः वोट नहीं देता, वो सिर्फ कास्टिंग वोट देता है। अगर वोट देने समय बराबर का मत पड़ जाए एक पक्ष और दूसरे पक्ष में, तब वह कास्टिंग वोट देता है। तो उसके पास कास्टिंग वोट का राइट है, हमेशा वोट नहीं देता है। तो उसके पास पावर क्या क्या है? एक तो कास्टिंग वोट का पावर है, दूसरा वह लॉ एंड ऑर्डर, जो एक ऑर्डर होता है लोकसभा के अंदर, उसको मेंटेन करता है। वह अगर कोरम एक्ट नहीं होता है, जो गणपूर्ति होती है, पूरी सदस्य संख्या का जो 1/10 गणपूर्ति होती है, कोरम होते हैं, अगर वह नहीं होती है तो वह एडजर्न कर देता है। तो जो प्रोसीजर है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ऑर्डर है, उसको वह मेंटेन करता है। यह हो गया लोकसभा का स्पीकर। अब आते हैं राज्यसभा का चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन की चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा के स्पीकर की चुनाव की प्रक्रिया से अलग है। राज्यसभा का चेयरमैन पदेन होता है, इस एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसके चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के द्वारा होती है। जस्ट वन मिनट। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता में राज्यसभा का चेयरमैन ही लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने में सिर्फ लोकसभा की भूमिका है, राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने में लोकसभा राज्यसभा दोनों की भूमिका है। उसका कारण क्या है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। उस समय जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा के अध्यक्ष का काम संभालता है। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह सारे जो एमोलुमेंट्स और सैलरीज है, वह राष्ट्रपति के प्राप्त करता है। तो एक चीज आप और क्या तैयार करिए, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और अध्यक्ष के बीच तुलना और फर्क में क्या क्या हो गया। फर्क नंबर 1, ज्वाइंट सिटिंग के समय लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। पॉइंट नंबर 2, मनी बिल का सर्टिफिकेशन लोकसभा अध्यक्ष करता है। पॉइंट नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने में सिर्फ लोकसभा के सदस्यों की ही भूमिका है। राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों की भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है।
जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करता है, जो राष्ट्रपति का उपाध्यक्ष होता है। और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को प्राप्त करता है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अपने रिमूवल के समय उपराष्ट्रपति के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर आप सेक्शन 92 सब सेक्शन 2 पढ़ें तो आपको साफ मिलेगा कि जो लास्ट लाइन बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति है वह अपने रिमूवल पर वोट नहीं देता है। इट्स क्लियर? प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, जो आर्टिकल 105 सबसेक्शन 1 है, आर्टिकल 105 सबसेक्शन 2 है और आर्टिकल 194 है। यह प्रिविलेज ऑफ हाउस के बारे में बात करता है। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन प्रिविलेजेस एंड फंडामेंटल राइट्स तो प्रिविलेज प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए कोई डिफेंस नहीं होगा अगर किसी एक्सपंज्ड मटेरियल को आपने पब्लिश कर दिया। देखिए, जितने प्रीलिम्स के सवाल बन सकते हैं उसी को मैं बना के आपके पास लेके आ रहा हूं। पहला सवाल क्या बना कि अगर हाउस के प्रिविलेज और फंडामेंटल राइट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हाउस का प्रिविलेज प्रिवेल करेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर किस कार्रवाई में से किसी चीज को एक्सपंज कर दिया गया है और उसको आपने पब्लिश कर दिया तो जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए है जो आपको राइट टू एक्सप्रेशन देता है वह आपको किसी भी तरह से सहायता प्रदान नहीं करेगा। लेकिन संसद सदस्यों का जो प्रिविलेज है यह प्राइवेट कैपेसिटी में अवेलेबल नहीं है, यह ऑफिशियल कैपेसिटी में अवेलेबल है। इनको प्रिविलेज किससे है? अरेस्ट से है, विटनेस से है। इनको अरेस्ट और विटनेस से प्रिविलेज है, आप नहीं कर सकते हैं। जजेस के कंडक्ट पर यह कोई बहस नहीं कर सकते हैं जब तक आर्टिकल 121 के तहत जजेस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया? क्या पार्लियामेंट जजेस के कंडक्ट पर कोई बहस कर सकती है? उत्तर, बहस नहीं कर सकती है, सिवाय एक दशा को छोड़कर कि अगर आर्टिकल 121 के तहत महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा है तो महाभियोग के प्रस्ताव के दौरान आप उस पर बहस कर सकते, उसके अलावा कभी नहीं कर सकते। आर्टिकल 361A राइट टू पब्लिश और डिबेट की बात करता है, तो उसने यह राइट दिया है कि इंटरनल मैटर्स इनके किस तरह से चलें। तो जो राइट टू पब्लिश पार्लियामेंट का इशू है वह पब्लिश करने का राइट दिया गया, लेकिन आप सीक्रेट मीटिंग्स को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपंज पार्ट को आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं और सीक्रेट मीटिंग्स को आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। जो हाउस है स्ट्रेंजर्स को अपने कैंपस से बाहर कर सकता है, अपने इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट कर सकता है, किसी भी कंटेम्प्ट पर पनिश कर सकता है। क्लियर? और नॉट क्लियर? जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है जिसमें प्रेसिडेंट आइदर ऑफ द हाउस को या बोथ हाउस को एड्रेस करता है या अपने संदेश भेज सकता है, तो जो आर्टिकल 85-86 है यह पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वह समन कर सकता है सत्र को। लेकिन
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाउंड नहीं है सेशन को अटेंड करने के लिए। प्रेसिडेंट के पास राइट है समन करने का, लेकिन कोई भी मेंबर बाउंड नहीं है उसको एड्रेस करने के लिए। जो स्पेशल एड्रेस है जिसका जिक्र आर्टिकल 87 में है, वह बात करता है कि हर इलेक्शन के पश्चात जो पहला एक मीटिंग होता है उसको, और हर साल का पहला सत्र जिसको बजट सत्र कहते हैं, उन दोनों को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। तो एक सवाल क्या हो गया, प्रेसिडेंट कब कब हाउस को एड्रेस करता है? जब प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस कर देता है, उसमें राष्ट्रपति सरकार की नीतियों के बारे में जिक्र करता है, उन नीतियों पर डिबेट होता है, बहस होता है। उसके बाद एक मोशन लाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है। अगर वह धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान में सरकार हार जाए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा या लोकसभा भंग हो जाएगी। इसको फिर से सुनिए एक बार। राष्ट्रपति 2 बार एड्रेस करता है। एक, जब पहली बार लोकसभा गठित होती है, उसके पश्चात दूसरा, हर वर्ष का पहला सत्र जिसको हम बजट सत्र बोलते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति अपना एक अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के उस नीति कानून पर, नियमों पर एक बहस होती है। उस बहस के बाद एक परंपरा है, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, थैंकिंग टू राष्ट्रपति फॉर द स्पीच, और उस पर मतदान होता है। अगर उस पर मतदान में सरकार हार जाए तो या तो सरकार इस्तीफा देगी या लोकसभा भंग हो जाएगी। मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के पास राइट टू स्पीक है। अगर आप आर्टिकल 88 आप देखिए, आपको दिख जाएगा कि एवरी मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के पास राइट है टू स्पीक आइदर ऑफ द हाउस। सदस्य के पास अधिकार है वह जिस सदन का सदस्य है उसी का। लोकसभा के सदस्य के पास लोकसभा में अधिकार है, राज्यसभा के सदस्य का राज्यसभा में अधिकार है। लेकिन मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल इनके पास अधिकार है कि वह स्पीक कर सकते हैं आइदर हाउस में, ज्वाइंट सिटिंग में, और एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट of which he may named as member, but shall not by virtue of this article entitled to vote। आप इस समझने की कोशिश करिए, वोट के इंटाइटल नहीं होते हैं। वोट के इंटाइटल अपने सदन में ही होंगे। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। 3 तरह के लोग हो गए, संसद सदस्य, मंत्री, अटॉर्नी जनरल। संसद सदस्य अपने सदन में ही बोलने का अधिकार रखता है, अपने सदन में ही भाग लेने का अधिकार रखता है। मंत्री और अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार रखते हैं, जिसमें और किसी ज्वाइंट से भाग दे सकते हैं जिस अगर वह उसमें नियुक्त कर दिए गए हैं एज मेंबर। लेकिन वह वोट देने का अधिकार नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल के पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री वोट अपने ही सदन में दे सकता है। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? यू रीड आर्टिकल 88 if not able to clear by my explanation। आप अंडरलाइन करिए, राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स आइदर हाउस, ज्वाइंट सिटिंग, एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, और फिर नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट। ये 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन 4 महत्वपूर्ण शब्दों से आपका पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इससे ज्यादा हम करेंगे तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा।
क्योंकि अगला पॉइंट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का है, वो ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा वो समय वो कम से कम लेगा वो। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में करते हैं, चूँकि फिर धन विधेयक है और वित्त विधेयक है। आई थिंक इनफ फॉर द डे। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट वन मोर सेशन फॉर यू, दैट इज़ द करंट अफेयर्स। तो जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इन 5 न्यूज़पेपर को, चूँकि अंग्रेजी में आते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र पढ़ नहीं पाते हैं, इसको हम हिंदी में व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी इसको हम स्टार्ट करेंगे। टेक केयर।